बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त शेंजन में सबसे बेहतरीन कंट्री अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहते हैं और जिसकी वीज़ा रेशो काफ़ी बेहतर जा रही है, उसका नाम है जी फ्रांस। देखिए व्यूवर्स, वीज़ा अप्लाई करना बहुत ही आसान काम होता है, लेकिन असल चीज़ होती है वीज़ा को हासिल करना। केस की नोयत और क्लाइंट के ज़रियों को बुरोए कार लाते हुए वीज़ा हासिल करना ही असल कंसल्टेंट का और या आपका काम होता है। तो वीज़ा हासिल करना ही असल गेम है, अप्लाई करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। फ्रांस की वीज़ा रेशो फैमिली के साथ दूसरे शेंजन कंट्रीज़ की निस्बत बहुत अच्छी है। फ्रांस का वीज़ा या अगर मैं शेंजन वीज़ा की बात करूँ तो 3 चीज़ें नाज़रीन व्यूअर्स बड़ी अहम हैं, जो कि आपको फ्रांस का वीज़ा हासिल करने में जो है, इन पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो अब इन पर नंबर 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दूसरी रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप पर सिर्फ हमसे वही लोग राब्ता करें जो हमसे पेड कॉल सेशन लेना चाहते हैं। 30 मिनट की कॉल होती है, वेरी नॉर्मल चार्जेस। पूरा केस आप अपना मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर गाइडलाइन दूंगा आप की केस की नोयत इस वक्त कहाँ पर है और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार करवाना चाहते हैं, वीज़ा कवर लेटर, ट्रैवल प्लान वगैरह वगैरह, तो आप उस सिलसिले में भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। बराए मेहरबानी व्हाट्सएप पर ये ना पूछा करें कि जी मुझे स्पॉन्सर आया हुआ है, मेरा वीज़ा लग जाएगा, मेरी स्टेटमेंट ये है, मेरा वीज़ा लग जाएगा। केस की प्रॉपर असेसमेंट होती है और वो पेड होती है। तो जी बगैर वक़्त ज़ाया किए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। फ्रांस का वीज़ा जो जिन चीज़ों पर बेस करता है, 3 चीज़ों पर। तो नंबर 1 जो आपने सबसे ज़्यादा ख़्याल रखना है, वो है जी आपकी बैंक स्टेटमेंट। देखिए नाज़रीन, बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना एक आर्ट है, और जो बंदा या बंदी स्टेटमेंट को मेंटेन करने का आर्ट समझ गया, यकीन करें वीज़ा मिलना बड़ा ही आसान हो जाएगा आपके लिए, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। लेकिन आपको बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करने में कुछ चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। वो चीज़ें मैं 1 बाय 1 आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। नंबर 1, कैश इन और कैश आउट आपकी स्टेटमेंट में नहीं होना चाहिए। ये बात ज़हन में रहे। कोई इक्का-दुक्का जो थोड़ा बहुत हो ना, 10,000 15,000 विथड्रॉ करवाना कभी-कभार एटीएम से, वो समझ आता है, लेकिन इसको भी आपने मामूल नहीं बनाना। दूसरी चीज़, आपकी स्टेटमेंट जो 6 महीने का जो टेन्योर है, जिसमें आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन कर रहे हैं वीज़ा के लिए, फ्रांस के वीज़ा के लिए, उसपे आपने ये देखना है कि आपकी इस बैंक स्टेटमेंट राइट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ, उसमें क्लोजिंग बैलेंस एक स्टेडीली इंक्रीज होना चाहिए। ऐसे, 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 ये नहीं कि ऐसे जाए फिर एकदम नीचे आए, ये ऐसे जाना चाहिए। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एक और मैं गुर की बात बता दूँ, देखिए व्यूवर्स, किसी भी कंट्री का वीज़ा या ख़ास तौर पे मैं अगर फ्रांस या शेंजन की बात करूँ, विजिट वीज़ा की जो बुनियाद होती है वो होती है आपकी जो पर्सनल अकाउंट की जो स्टेट, नॉट अ बिजनेस अकाउंट, पर्सनल अकाउंट की स्टेटमेंट में आप मैक्सिमम अपने क्लोजिंग बैलेंस को कितना होल्ड करते हैं और कितनी देर तक होल्ड करते हैं। अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस स्टार्ट से ही 20 लाख 25 लाख प्लस है, तो ये एक चीज़ समझ में आती है। लेकिन होता क्या है व्यूवर्स, आप लोग, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जी, स्टार्ट में बैलेंस 5 लाख है, 3 महीने बाद 20 लाख आता है, चौथे महीने फिर वो 5 लाख पे आ जाता है। तो वीज़ा ऑफिसर समझ जाता है कि इसके पास टोटली 10-12 लाख रुपया है, वो उसी के साथ खेल रहा है, उसको निकाल रहा है, इन आउट कर रहा है, इन कर रहा है। तो इस तरह वीज़ा नहीं लगना, अपने आप को धोखा और तसल्ली दे रहे हैं। ये प्रैक्टिस छोड़ दें, वीज़ा वही अप्लाई करें अगर सिंगल पर्सन है, अगर आपके पास 20-25 लाख प्लस रकम है, तो फिर ये सोचें, वरना वीज़ा अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी? अच्छा जी, जो लोग अब करते क्या हैं जी, बैंक स्टेटमेंट में मंथली सेविंग तो शो करते हैं, 2 से 3 लाख रुपए, जो कि एक रीज़नेबल है, चाहे आप कारोबार करें या आप जॉब करें। तो लेकिन होता क्या है, लेट्स से इसकी मिसाल ऐसे है, अगर आप 3 लाख रुपए आपको हर महीने बच रहा है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, अब 18 लाख रुपया आपने 6 महीने का, मिसाल दे रहा हूँ, सेविंग शो कर दी अपने पर्सनल अकाउंट में। लेकिन जब टैक्स के मामलात में आते हैं, तो टैक्स किसी ने दिया नहीं होता। एफबीआर में टैक्स रिटर्न जा रही होती है नील की। मैं नहीं कहता कि सारे ही नील जमा कराते हैं, लेकिन अक्सरियत जो है टैक्स नहीं देती। तो फिर मुझे आप एक बात बताएं,
आप अपनी सेविंग 3 लाख रुपए महीना शो कर रहे हैं और एफबीआई को टैक्स आपका जा रहा है ज़ीरो, ज़ीरो की रिटर्न जा रही है। इससे वीज़ा ऑफिसर के आगे आपकी जो क्रेडिबिलिटी जो होती है ना, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी वो डाउट में आ जाती है, जिसकी वजह से अक्सरियत वीज़ाज़ जो हैं लोगों के रिफ्यूज़ हो जाते हैं। अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है जी आपका वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर है, आपकी टैक्स रिटर्न भी ठीक है, तो सबसे पहला ये 2 चीज़ें ठीक होने के बाद वीज़ा ऑफ़िसर ने जो नेक्स्ट काम करना है ना, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वीज़ा ऑफ़िसर ने जो नेक्स्ट काम करना है, वो आपका पढ़ना है जी वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, जिसको हम वीज़ा कवर लेटर भी कहते हैं। अब वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर को आपने बड़े ही अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करना है, खुद करें या किसी और से करवाएँ, पेड सर्विस लें, ये आपका काम है। लेकिन ये ड्राफ्ट अच्छे तरीके से होना चाहिए। अब होता क्या है, सुन लें ज़रा वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में वीज़ा ऑफ़िसर जब इस लेवल पर आ जाता है जी कि वो आपका वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर देखता है, पहला डॉक्यूमेंट, वो उस वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में से मेन कीवर्ड जो होते हैं ना, उनको हंट करता है। जो आपने उसमें वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में लिखे होते हैं, जो आप प्रॉपर तरीके से ड्राफ्ट करवाते हैं। वो उन कीवर्ड से जो उसको ठीक लगते हैं, फिर उन कीवर्ड को पकड़ के वो फिर डॉक्यूमेंट की तरफ जाता है। आपकी बैंक स्टेटमेंट या ट्रैवल प्लान या और चीज़ को वो फैंसी करता है। ये तब ही होता है, ये ऐसा क्यों होता है व्यूअर्स, मैं आपको बता दूँ। वीज़ा ऑफ़िसर के पास, ख़ासतौर पे मैं फ्रांस की बात करूँ, फ्रांस एक बहुत बिज़ी कंट्री है। फ्रांस के जो वीज़ा ऑफ़िसर जो ईसीओ जो होता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपरली रिसर्च करे, प्रॉपरली आपका ट्रैवल प्लान देखे। देखता है वो अगरचे, लेकिन सबसे पहला डॉक्यूमेंट उसने वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर देखना है, उससे अगर वो सैटिस्फाई हो गया, फिर वो आपकी 1-2 चीज़ें देखेगा और आपका वीज़ा फाइनलाइज़ इसी लेटर की बुनियाद पर हो सकता है, अगर ये प्रॉपर्ली ड्राफ्ट। अच्छा जी व्यूअर्स, तीसरे नंबर पर आता है जी आपका पर्पस ऑफ विज़िट। ये भी बात बड़ी गौरतलब है, फ्रांस की वीज़ा पॉलिसी अगरचे टूरिज्म के पॉइंट से बड़ी लीनिएंट है, लेकिन फिर भी आपका अपना पर्पस ऑफ विज़िट क्लियरली आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में, अपनी स्टेटमेंट में, हर चीज़ में क्लियरली डिफाइन करना है। कुछ लोग व्यूअर्स ऐसा समझते हैं कि फ्रांस जो है, सिर्फ टूरिज्म के हवाले से ही ज़्यादातर वीज़ाज़ इशू करता है, जारी करता है, ऐसा नहीं है। एक लाइव मिसाल मैं आपको देता हूँ। लास्ट ईयर हमारे एक क्लाइंट जिन्होंने हमसे सिर्फ वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर तैयार करवाया था, बाकी जो थी फाइल उन्होंने अपनी खुद तैयार की थी। अब उनका जो पर्पस जो था वो क्या था? वो टूरिज्म नहीं था। उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री उन्होंने की हुई थी अपनी स्पेसिफिक फील्ड में, और उनकी अपनी स्पेसिफिक फील्ड में 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी कोई फ्रांस में। यकीन करें, फ्रांस ने उनकी वीज़ा एप्लीकेशन को प्रायोरिटी की बेस पर जी फाइनलाइज़ किया और उनको वीज़ा ग्रांट किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वीज़ा अप्लाई करते हैं, लेकिन उनका वीज़ा जो है रिफ्यूज़ भी हो जाता है। तो यहाँ पर बात करने का मकसद ये है, चाहे आपका पर्पस ऑफ विज़िट टूरिज्म है, फैमिली को मिलने का है, या अगर आप किसी और मकसद के लिए जा रहे हैं, पर्पस ऑफ विज़िट स्ट्रॉन्ग होगा, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, तो फिर आपको वीज़ा मिलेगा, फ्रांस का ज़रूर मिलेगा। अब अगर आप बीइंग अ टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं फ्रांस का, तो फिर आपको ये साबित करना है कि आप एक टूरिस्ट हैं। वो कैसे साबित होगा? आपकी अगर कोई प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है, उससे साबित होगा, आपकी डॉक्यूमेंटेशन से साबित होगा। वीज़ा इंटरव्यू जो आप फ्रांस की एम्बेसी जो कि इस्लामाबाद में है, वहाँ जाकर देंगे, उससे भी असेस होगा कि जी आप टूरिस्ट हैं कि नहीं हैं। नॉर्मली इंटरव्यू जो है इंग्लिश में लिया जाता है, लेकिन उर्दू में भी आपका किया जा सकता है। ये मौके पर ही डिसाइड होता है उस वक़्त कि आपका इंटरव्यू किस लैंग्वेज में होगा। फ्रेंच जो है मैं ज़्यादातर बात कर रहा हूँ, मैं वीज़ा ऑफ़िसर की बात नहीं कर रहा, वो एक पढ़े-लिखे लोग होते हैं। ज़्यादातर फ्रेंच लोग इंग्लिश नहीं बोलते और वो इंग्लिश को इतना पसंद भी नहीं करते। लेकिन जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो फ्रेंच फ्रेंच के बाद आपकी जो सेकंड लैंग्वेज जो है वो आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू होगा। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे उर्दू की, तो फिर शायद अगर उनके पास कोई ट्रांसलेटर अवेलेबल होगा, जो कि होना चाहिए, फिर वो आपसे उर्दू में ही करेंगे। लेकिन आपने ज़हन में यही रखना है कि आप इंग्लिश में तैयारी करके जाएँ। अब व्यूअर्स, बात कर लें जी फ्रांस वीज़ा की अपॉइंटमेंट की। देखिए जी, अपॉइंटमेंट का मामला जो है बाज़ औक़ात बड़ा ही जो है
उलझ जाता है। देखिए अपॉइंटमेंट के 2 तरीके हैं। नंबर 1 एक तो आप अपॉइंटमेंट ब्लैक मार्केट से या ब्लैक में खरीदते हैं बाय जो बहुत से एजेंट्स हैं, इस तरह के काम करते हैं। हम इस तरह का काम नहीं करते, जो कि आपको ब्लैक में अपॉइंटमेंट देते हैं और किसी न किसी तरीके से उनके रिसोर्सेज़ ज़ाये होते हैं, वो आपको कुछ रकम आप अदा करते हैं तो वो आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। लेकिन इसका व्यूअर्स नुकसान ये होता है कि जी आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है ब्लैक में, तो ये पेमेंट आपकी जो है ज़ाया जाती है। जो दूसरा तरीका है, वो ये है कि आप एईजी वालों को खुद ईमेल करें, वो आपको टाइम दे देंगे और आप वहाँ पर जाकर जो है अपॉइंटमेंट अपनी वहाँ पर बुक कर सकते हैं। और उसमें होगा ये कि बाज़ का टाइम लग जाता है, लेकिन ये है कि आपका इसमें पैसा कोई नहीं लगेगा, अपॉइंटमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। क्योंकि मैं इसलिए क्या रिकमेंड करता हूँ कि जी आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है खुद ही लें, क्योंकि आपने एम्बेसी को भी फीस देनी है। अगर आप अपना केस किसी वीज़ा कंसल्टेंट से तैयार करवा रहे हैं, आप उसको भी पैसे देंगे, ट्रैवल इंश्योरेंस भी खरीदेंगे, दूसरे और भी मामलात हो जाते हैं, अखराजात हो जाते हैं। तो अपना अखराजात को बचाएँ और अपनी अपॉइंटमेंट जो है खुद हासिल करें। अगर मैं बात करूँ वीज़ा इंटरव्यू की, तो एम्बेसी में ही आपका इंटरव्यू होगा और नॉर्मली इंटरव्यू में जो ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं वो यही हैं कि जी आप क्यों जा रहे हैं? कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? आपका मकसद क्या है? वापस कब आएँगे? ट्रैवल प्लान क्या है आपका? आपके साथ कौन-कौन जा रहा है? फैमिली साथ है? अगर फैमिली साथ नहीं जा रही, तो क्यों नहीं जा रही? काम क्या करते हैं? सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है? इनकम क्या है? कौन-सी ऐसी स्पेसिफिक जगह है जो आप फ्रांस में देखना चाहते हैं? वगैरह, वगैरह। तो जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो फिर जब आपका केस का जो फाइनल डिसीजन जो है, वो एईजी वालों को ही सेंड कर दिया जाता है और आपका जो पासपोर्ट और बाकी जो दीगर डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको एईजी ऑफ़िस से ही कलेक्ट करने होंगे। तो वीडियो के आखिर में नाज़रीन मैं यही कहूँगा कि अगर फ्रांस का वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो कपल जो है, उनके साथ फैमिली के साथ जो है अगर आप अप्लाई करते हैं, तो फ्रांस इज़ वेरी मच रिकमेंडेड पॉज़िटिवली। तो वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई पेड सेशन चाहिए, केस डिस्कस करना है, कोई वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर तैयार करवाना है, ट्रैवल प्लान बनाना है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो एक पेड सर्विस होगी। वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।